तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वो बेस्ड है कौन से टॉपिक पे? तो 9.3 हम आए हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये दोनों में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, याद है आप लोगों को बच्चों? क्या डिस्कस किया था हमने, बताओ सही से। स्ट्रेस या स्ट्रेन दोनों डिस्कस कर लिया था। स्ट्रेस, ओके। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था स्ट्रेस के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? तो स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों आज पहले फिर से स्ट्रेस की थोड़ी सी बात, थोड़ा रिवीजन और थोड़ी बात। व्हाट इज स्ट्रेस? तो बच्चों मैंने आपको कल ये बताया था, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उस ऑब्जेक्ट के दोनों ओर आप फोर्स लगा दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस सेक्शन मान रहे हो तो उस क्रॉस सेक्शन के अराउंड उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स एरिया के अंदर जो होंगे वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेंगे। यानी इधर के पार्टिकल को इधर खींच रहा है, पर उस पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे एक पार्टिकल है वो इधर खींचा जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल उसको इधर खींचने का ट्राई करेगा, जाने नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड विच फोर्स? मैसेज फास्ट। ये कौन सा फोर्स है बच्चों? मैसेज करो। इसका नाम मैंने कल आपको बताया था कि जो यस देव चौकसी, यस राइट आंसर, रिस्टोरिंग फोर्स। विच फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि F फोर्स जो है ये इसको शेप चेंज करने का ट्राई कर रहा है, इसका लेंथ बढ़ाने का ट्राई कर रहा है, पर उसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो उसका शेप और लेंथ चेंज नहीं होने देने का ट्राई करेगा, इसीलिए वो रिस्टोर करने का ट्राई करेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो मैंने ऐसा हाथ पकड़ के रखा है, ठीक है, ये मेरा, मैंने भाई ऐसा रखा है। अब मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा भाई है छोटा या बड़ा, वो मेरे इस हाथ को छुड़ाने का ट्राई करेगा ऐसे। तो मेरा जो भाई है वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? F। इसको डिफॉर्म करने का ट्राई करेगा, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो रिस्टोर करने का फोर्स लगा रहा हूं। क्या बच्चों फील हो रहा है? दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और ये फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट जनरेट करता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लगाइए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कागज पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके अंदर अभी ये फट नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, जितना मैं लगा रहा हूँ उतना ही। एक और बात इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स कब लगेगा? जब उस ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से फोर्स लगेगा। मान लो मैं ऐसे लगा रहा हूँ एक ही साइड से फोर्स, तो क्या इसमें रिस्टोरिंग जनरेट होगा? नहीं, मुझे दूसरी साइड पकड़ के रखना पड़ेगा। और फिर हाँ, ये जेई लगभग 2018 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद से 18 या 19, उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन है। तो सब बच्चों ने दो फोर्स दिखे तो 2F लिख दिया, नहीं, गलत जवाब। दो फोर्स है, फिर भी जो रिस्टोरिंग है वो तो सिर्फ एक के ऑपोजिट में ही हमें बताना है, वो अभी मैं बताता हूँ, लिखता हूँ, फिर आपको समझना है। तो हमने स्ट्रेस किसको लिखा बच्चों? व्हाट इज स्ट्रेस? सिग्मा, दिस इज द सिंबल फॉर स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स और यूनिट एरिया is called stress. Restoring force per unit area is called stress. Okay? यहाँ पे इस एरिया ए में कितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, दिस कैलकुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। यूनिट होगा
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, पास्कल इसका यूनिट होगा क्योंकि न्यूटन फोर्स का, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। सिंपल बात है, छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए ऐसी बात। अब इसमें आगे हम देखेंगे डिटेल में, और अभी सिर्फ आपको इतना बताया। और दूसरा एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेस के टाइप 2 होते हैं। बताओ कौन कौन से? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। टेंसाइल, दिया का आंसर करेक्ट है, देव का भी करेक्ट है। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल किसे कहते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं, यानी हमारे पास एक ये डंडी है, अगर मैं इसको खींच रहा हूं और ये टूट नहीं रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स और यूनिट एरिया जनरेट हो गया। बट वो जनरेट होने का रीजन क्या है? टेंशन। अगर मान लो इसी को मैं कंप्रेस करूं ऐसे, तो भी ये टूट नहीं रही है, इसका मतलब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जनरेट हो रहा है। उसको कौन सा बोले जाएगा बच्चों? कौन सा बोला जाएगा? उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस का जो रिवीजन है छोटा सा, बिल्कुल सिंपल, मैंने जो आपको कल सिखाया वो करवा दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट, एंड द नेम ऑफ द पॉइंट इज स्ट्रेन। क्या नाम है बच्चों? स्ट्रेन। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल यस। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब अगर हिंदी में समझे या गुजराती में समझे तो उसका मतलब है, नाम है विकृति। और हम लाइव जो पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे गुजरात के हैं, तो गुजराती तो जानते हैं केवा विकृत मगजनो छे। हाँ, अजीब शेप चेंज हो गया, विकृत हो गया। यस। अब स्ट्रेन को डिफाइन कैसे किया जाता है वो समझना है। सबसे पहले जनरलाइज हम करेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। स्ट्रेन को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो इफ we apply और एक्सटर्नल फोर्स, डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स applied on the body, then its length, area और लेंथ के बाद शेप, उसके बाद वॉल्यूम चेंजेस। This is called स्ट्रेन। समझ में आया? किसी बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या चेंज हो जाता है बच्चों? या तो लेंथ, या तो शेप, या तो वॉल्यूम। ये चीजें चेंज होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर ये चीज चेंज हो रही है तो उसको बोला गया बच्चों स्ट्रेन। क्या समझ में आया? यस और नो? हाँ, बिल्कुल समझ में आया। एग्जाम्पल देता हूं, ये मेरी उंगली देखिए, दिख रही है ना क्लियर? यहां पे ऑब्जर्व करो, मजा आएगी। देखो थोड़ा सा खड्डा दिखेगा, आप अपनी उंगली पे भी देख सकते हो। यस। तो जब हम इसको खींचते हैं तब इसकी लेंथ चेंज हो रही है, हाँ, शेप भी चेंज हो गया। यस, शेप तो आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो, देखो कान का हो गया ना, शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसको फिजिक्स में इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्ट्रेन। क्या बोलने वाले हैं? स्ट्रेन। चलिए फील करते हैं स्ट्रेन कैसे
डिफाइन हुई है और उसका इक्वेशन कैसे बनाया गया है। ठीक है, अब उसको पहले मैं बता दूं कैसे डिनोट करते हैं। स्ट्रेन डिनोटेड बाय ये क्या लिखा मैंने, एप्सिलॉन। क्या है ये, एप्सिलॉन। जैसे स्ट्रेस को सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो वो कर सकते हो, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन फटाफट जो है समझ में आया। उसका इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से समझ लो कि भाई अगर आप स्ट्रेन लिखना चाहते हो, कि उसको मेजर करना चाहते हो, तो इसमें स्ट्रेन है, इसमें चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम। तो उसका इक्वेशन है कि भाई कितनी स्ट्रेन, तो उसका इक्वेशन है चेंज अपॉन ओरिजिनल। ये एक लॉजिकल इक्वेशन मैं देता हूं आपको, लॉजिकल, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये लॉजिकल इक्वेशन देता हूं जिससे आपको फील आए, जिसको आप फील कर पाओ। चलो समझ में आएगा अभी, देखो समझ में आएगा अभी, देखो क्लियर करा, देखो समझ से बच्चों। ये एक इंसान है, ठीक है, बताओ इसमें क्या चेंज आया, स्ट्रेन इतनी, चेंज क्या हुआ बताओ। एक पैर नहीं है, यानी ज्यादा कुछ नहीं देखना है कि ये हाथ बड़ा है या छोटा, ऐसा नहीं, एक पैर नहीं, एक लेग नहीं है, तो चेंज हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रेन आई है। पर इसमें हमने क्या देखा, देखो हमने फाइनल देखा, हमने इनिशियल देखा, और उसमें क्या चेंज है वो देखा, और उसको इनिशियल से कंपेयर किया। दिस इज नोन एज स्ट्रेन। समझ में आया, चेंज क्या हुआ, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज विथ रिस्पेक्ट टू विच थिंग, इनिशियल ना। एक और एग्जांपल देता हूं, फील करवा देंगे अभी। चलो बताओ ये क्या है, इसमें कितनी लाइन है, 4 लाइन है, क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा है, 4 लाइन है। तो बताओ इसमें क्या चेंज है, ये फाइनल है, बताओ इसमें क्या चेंज हुआ है, आप बता सकते हो, नहीं, यू हैव टू कंपेयर इट विथ इनिशियल, ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप बता सकोगे चेंज क्या है, नहीं सर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब मैंने ओरिजिनल ड्रॉ किया, हाँ ये इनिशियल ड्रॉ किया। अब आप बता सकोगे सर एक लाइन कम है, दिस इज द टेक्निक टू मेजर। ऐसा कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो टेक्स्ट बुक मत ढूंढना कि वहां पे ऐसा क्यों नहीं दिया है, सर क्या पढ़ा है जो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। बच्चों तभी तो पता चलेगा ना। कल मुझे एक बच्चे ने पूछा कि मैंने उसको रिलेटिव वेलोसिटी चलाया, वो किसी एक इंस्टीट्यूट में है, वहाँ से वो अभी यहाँ पे वहाँ पे पढ़ा ऑनलाइन वगैरह, तो ऑनलाइन ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया। फिर उसको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया, वो अपना सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी इक्वेशन वगैरह सब कुछ करवाया। फिर उसने मॉड्यूल में से एमसीक्यू किए उसके खुद के, फिर वो वापस आया। देखिए टेक्स्ट बुक में ऐसा क्यों नहीं दिया है, जो आपने पढ़ा है वैसा टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं दिया है यार। अब मेरे को सारे समान है, तो मैंने उसको कहा ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये इमेजिनेशन, आपको भी मैंने अब ऐसा कहाँ होगा, ये लॉजिक कहाँ है, ये अपना खुद का बनाया हुआ लॉजिक। ऐसे बच्चों आप भी अपना लॉजिक बनाओ और सीखो कि किस तरह से किसी टॉपिक को लर्न या उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाती है। ठीक है, अच्छा तो अब बढ़िया, तो आपने पढ़ा दिया सर, तो अब आगे क्या, आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या आएगी, टाइप ऑफ स्ट्रेन पहली है, दूसरी है, तीसरी है। There are 3 types of the strain because in the definition length, shape and volume
लेंथ के कारण जो होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला जाता है। लेंथ हो गया, एरिया के कारण जो होता है उसको बोला जाता है शियर स्ट्रेन। शियर आगे ना। और तीसरा आता है भाई वॉल्यूम के कारण यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आगे तीनों खत्म करेंगे हम बढ़िया से। 3 टाइप है, लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम के साथ रिलेटेड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। अच्छा, अंदर क्वेश्चन पूछ रहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होते हैं बच्चों, अभी हम देखने ही वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दिस। अभी सारे देखने वाले, एक एक करके इनको इतना खत्म करेंगे कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अच्छा, अगर पढ़ रहे हो तो डाउट नहीं रहेगा। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो डाउट रहेगा। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो मांग लेना, हाँ फोन कर लेना, सर मेरे को ये खत्म करना है, मेरे को चिंता है। पर चिंता नहीं है तो फिर डांस कर लेना, ठीक है? ओके, स्ट्रेन देखने वाले हैं। पहला टाइप बच्चों जो इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी मुझे पूछा गया बच्चों ने कि सर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये क्या है? हाँ, ये क्या है, क्या इसमें है? जब बच्चों किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज होती है तब जो स्ट्रेन आती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। समझ में आया? लेंथ में चेंज होने के टाइम पे जो स्ट्रेन हम कैलकुलेट करेंगे उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल। आइए देखते हैं कैसे। मान लो ये सिलेंडर टाइप कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने इधर फोर्स लगाया और इधर फोर्स लगाया। कितना लगाया? तो दोनों साइड ऐसा लगाया। अच्छा, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है भाई? तो ओरिजिनल लेंथ मान लो L है भाई, कैपिटल L भी आप मान सकते हो। जब आपने फोर्स अप्लाई किया, सपोज करो कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, सपोज बोल रहा हूं, और कितनी इंक्रीज हो गई भाई? डेल्टा L। समझ में आया? जो मैंने बोला समझ में आया? सपोज करो जैसे आप बच्चों ने देखा होगा च्युइंगम खाते हैं, तो च्युइंगम एक बार साइड मुंह में पकड़ के कई बच्चे खींचते भी हैं। हालांकि अजीब लगता है पर ऐसा देखा है ना कि नहीं? अच्छा, मना भी करेंगे लड़के, लड़कियां का पता नहीं, पर लड़के तो कराए होगा उन्होंने, देखा नहीं करा भी होगा। सिर्फ देखा नहीं सर, करा भी है हमने। ऐसा पकड़ के ऐसे निकाल के लंबी करते, फिर उसको ऑसिलेशन भी उसको ऑसिलेट भी करवा देते हैं। अभी देखो एक भी लड़का बोल नहीं रहा है, मैंने तो किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने किया है मेरी। हाँ, और जो लड़कियां होती हैं यानी मेरी जो दीदी थी उनको अच्छा नहीं लगता था तो मैं जानबूझ के करता था। यानी मस्ती तो हम करते थे और ठीक है, और उसको ऐसे ऑसिलेट करवाते थे और डराते थे। ठीक है, अगर नहीं करते थे तो ये कर सकते हो। आज अपने घर में अपनी दीदी को डरा सकते हो। ठीक, चलो मजा वाली बात है। हाँ, बट आपको समझ में आया कि वहां पे लेंथ चेंज हो गई है। दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आया? अच्छा, तो अब इसको कैसे हम डिनोट करते हैं? देखो, तो भाई मैं यहां पे लिखा हूं बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उसको मैं लिखूंगा एप्सिलॉन L। L का मतलब लॉन्गिट्यूडनल। चेंज कितना हुआ बच्चों? डेल्टा L। ओरिजिनल कितना था? L। चेंज अपॉन ओरिजिनल इज द। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, क्या बताओ स्ट्रेन को कोई यूनिट हो सकता है?
सोचो मेरे बच्चों, स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? नो यूनिट, बिकॉज लेंथ अपॉन लेंथ ना, मीटर अपॉन मीटर, यूनिट कैंसिल। बट आपको एक बात बता देता हूं, जब ये आप देख रहे हो तो यू कैन फील दैट दिस इज द रिलेटिविटी, दिस इज द रिलेटिविटी। इन चैप्टर 2 वी हैव स्टडीड अबाउट relative error, so this is one type of relative error and we have to represent it into percentage when there is a relativity। मान लो मेरे 600 मार्क्स बोर्ड के अंदर थे और मेरे को 300 मिले थे नंबर, आप रिलेटिविटी ले लो, ये कट हो गया, ये 1/2 आ गया, फिर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? 50%। यानी भाई सर के परसेंटेज कितने अटेंड हुए? 50%। कैसे निकाले बच्चों? हाँ, समझ में आ रहा है ना? रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 100, वी विल गेट परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ पे भी ये रिलेटिव हो गई और इसका मेजरमेंट जब करा जाएगा, किस में करा जाएगा? परसेंटेज में करा जाएगा। अब एक और बात बता देता हूँ, देखो समझने वाले हैं यहाँ पे बात, आपको ध्यान रखना है, और ये हो सकता है नहीं, ये होता ही है ऐसा। मैंने लिखा बच्चों इधर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा एल, क्या लिखा जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, अभी पढ़ा है। बट ध्यान रखना है, यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द एरिया। और उस टाइम जो आप स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। क्योंकि लंबाई को चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? परपेंडिकुलर। यस और नो? देखो, क्या इसकी लंबाई को चेंज करना है तो मुझे परपेंडिकुलरली लगाना पड़ेगा? मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या इसकी लंबाई चेंज होगी? नहीं। पैरेलल फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? परपेंडिकुलर फोर्स। सो दैट इन कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ये जो एरिया होगा उसको परपेंडिकुलर यानी ऐसे, दिस विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन लेंथ। यस और नो? यस, समझ में आ गया। सेकंड बच्चों बात किया था हमने शियर स्ट्रेन, which is denoted by एप्सिलॉन s, यहां पे लिखेंगे हम एप्सिलॉन l, ठीक। और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, ये बच्चों आपके लिए कुछ नया है, थीटा। थोड़ा सा नया है। थीटा नया नहीं है, थीटा तो एंगल होता है, पर इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे रखना है वो देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए इसको, अच्छे से इसको समझना है आपको। अब देखो, ये एक बुक आप ले लीजिए, मोटी बुक ले लीजिए, सब लोगों के पास होगा। मोटी बुक है घर में, बायोलॉजी की होगी, नहीं तो कोई रेफरेंस बुक हो, मोटी हो। उस बुक को नीचे अपने हाथ में रखिए ऐसे, मान लो ये बुक है, ऐसे रखिए ध्यान से, और उसके ऊपर हाथ रखिए। यानी आपको कैसे रखना है वो बता देता हूं मैं। इधर वो पार्ट रखना है जहां पे बुक पूरी कनेक्टेड है, और यहाँ पे पेज होते हैं जो खुले, ऐसे रखने हैं। देखो बता रहा हूँ, एक टेक्स्ट बुक देखो, हाँ ऐसे पकड़ना है बच्चों, ऐसे, ये दिख रहा है ना, ऐसे ये पार्ट एक साइड और ऐसे, और फिर ऐसे फोर्स लगाना है दबा के, तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज ओवर हियर। और मैं भी फील करवा देता हूँ, देखो ऐसे रखा, ऐसे किया और फोर्स लगाया, चेंज हुआ। यस और नो? शेप ऐसा था स्क्वायर टाइप, थोड़ा सा चेंज हो गया। यस, इसको हम पढ़ने वाले हैं बढ़िया से, आओ समझते हैं बढ़िया से।
मैंने चौक कहाँ रख दिया भाई? हाँ ये रख, मिल गया। समझते हैं भाई कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ड्रॉ कुछ और करेंगे और एग्जांपल कुछ और देंगे, ऐसा नहीं। जो मैं आपको फील करवा रहा हूँ वो फील करना है बस आप। फिर एनसीईआरटी देखोगे तो और बढ़िया आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा मैंने ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ये वाली बात चल रही है, बढ़िया वाली। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे फोर्स लगाई है। तो ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने कैसा फोर्स लगाया? परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल? टेंजेंशियल या। तो यहाँ पे बच्चों जो फोर्स लगा दैट इज Ft और वी कैन कॉल इट टेंजेंशियल। क्या मेरी बात फील हो रही है? यहाँ पे इसीलिए मैंने ये स्ट्रेस भी आपको बताई गई। यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो टेंजेंशियल और टेंजेंट टू द एरिया के डायरेक्शन में होगा। ये पूरा ऊपर वाला जो एरिया है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में है। यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? तो बात क्या की जाए बच्चों, बात क्या की जाए? जब आपको बिल्कुल समझ में आ गया बढ़िया से, तो हम क्या करते हैं? देखो अब मैं यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ, ओनली फ्रंट पार्ट, जिससे आपको बड़ा सा फील बढ़िया हो। इसलिए ए बी सी एंड डी, पक्का? ये हम फ्रंट में जो देख रहे हो वो है ये वाला ए बी, जो भी हो ए बी सी डी, ये दिख रहा है आपको पूरा। अब हमने जैसे इस पे टेंजेंशियली जो फोर्स लगाया बच्चों, तो ये शेप चेंज हो गया। तो मान लो ये ए तो यही था, बी भी यही था, क्योंकि मैंने नीचे से पकड़ के रखा हुआ, और ये सी और डी थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। मान लो ये डी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया। तो अब नया शेप आपको क्या दिखेगा? देखो ये वाला ए बी सी डैश डी डैश, दिस इज द न्यू शेप। ये सुनो, बिल्कुल क्लियर। ये जो लेंथ है बच्चों, ये मान लीजिए L है, और ये जो चेंज हुआ ये डेल्टा x है, और ये जो एंगल बना यहाँ पे ये कितना है? थीटा। तो यहाँ पे ऊपर मैंने शियर स्ट्रेन में थीटा लिखा, इसका मतलब क्या है? मान लो अब इसका जो ये एंगल है ये बच्चों 10 डिग्री बनेगा। तो आप इमेजिन करिए शेप चेंज होगा। हाँ होगा। पर अगर मैं कहूं कि वो 10 नहीं 40 डिग्री होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना शेप चेंज होगा। यस और नो? ये 10 डिग्री देखो और ये 40 डिग्री देखो, तो क्या ये डिग्री जो एंगल जो है, ये एंगल है वो क्या शेप में चेंज बता रहा है? That's why shear strain is also denoted as theta. पक्का हुआ? Shear stress is also denoted as theta. Yes मेरे बच्चों। अच्छा, यानी अब वो वाली बात आप थोड़ी सी छोड़ दीजिए, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब यहाँ पे हमें थीटा देखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए डी डी डैश वी कैन राइट tan theta is equals to d d dash on a, that means delta x by L। समझ में आया? That means what? Opposite upon adjacent, nothing but delta x upon L। if theta is small, अगर एंगल छोटा है, then you can write tan theta as theta। अब ये आपके लिए शायद नई बात हो, but you have to use your calci given in mobile। Find out the value of tan 0, you will get answer 0। tan 0 is 0, यानी एंगल बहुत छोटा है ना,
जीरो के नजदीक है, बहुत छोटा है। तो जब एंगल बहुत छोटा है तो आंसर वही मिलता है, tan 0 0, दैट मीन्स, समझ गए कि नहीं? हाँ, यस। तो ये बात आपको यहाँ पे एक और चीज पता चली। तो अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों शियर स्ट्रेन, तो मुझे क्या लिखना चाहिए बच्चों? एप्सिलॉन s इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x बाय l। क्या बच्चों फील हुई बात? क्या बच्चों फील हो रही है बात? यस यस। अच्छा, मैथ्स वाले बच्चे ठीक, पर बायो वाले बच्चे एक बात जरूर से नोट करेंगे, क्योंकि मैथ्स में ये आएगा, बायो में ये नहीं आएगा, कि व्हेन एंगल इज स्मॉल tan थीटा थीटा, tan थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा। sin थीटा थीटा लिखो सब लोग नोटबुक में, लिखो। इफ एंगल और थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा थीटा हो जाएगा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1। यानी बच्चों इसका मतलब क्या है? अगर मैंने आपको पूछा tan 1/200 कितना होता है, तो आप कहोगे सर ऐसा तो कहां से फाइंड करें, तो आंसर यही आएगा। समझ में आया? क्योंकि 1/200 इज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो दैट वी कैन राइट tan थीटा थीटा। समझ में आया? हाँ के ना? यस। tan 0 0, sin 0 भी 0, यानी अगर एंगल छोटा है तो sin और tan में जो हो एंगल वही लिख देना है। पर cos की बात करें, अगर cos 0 है तो कितना होता है? 1, यानी cos में अगर एंगल छोटा है तो आंसर क्या आएगा? 1। समझ में आया? यस और नो? मैथ्स वाले बच्चे समझ गए हैं, बायो वाले भी समझ गए हैं, पर मैथ्स वालों को आगे ये आता रहेगा, इसीलिए उनको ये याद रहता रहेगा। बायो वालों बच्चों को ये कम आएगा, ओनली इन फिजिक्स आएगा और साल में 1-2 बार आएगा। तो आपको इसको लिख लेना है, एनसीईआरटी में कहीं पे भी लिख लेना है और इसको याद रखना है। व्हेन एंगल थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा थीटा, sin थीटा थीटा, cos थीटा 1। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? 0 डिग्री, tan 0 0, sin 0 0, cos 0 1। चलिए, आपको ये बात पता चल गई। बट यहाँ पे बच्चों जगह है, आपको दिख रहा है रिकॉर्डिंग में, दिख रहा है कि नहीं? मैं देख लेता हूँ। यस, दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पे एक बात और मुझे लिखनी है, शियर स्ट्रेन हो गई। शियर स्ट्रेस की बात करें, सिग्मा s इज इक्वल टू Ft, ध्यान से समझना, Ft बाई A। ऐसा सब आएगा। यहाँ पे F परपेंडिकुलर है, यहाँ पे F टेंजेंट है। कौन से एरिया के टेंजेंट है? तो भाई ये जो एरिया है ऊपर वाला, इसके टेंजेंट। तो ध्यान रखना है कि जब आप शियर और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हो तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूड में परपेंडिकुलर फोर्स लगता है और शियर में टेंजेंशियल, या तो पैरेलल बोल दो। क्या बोल दो? पैरेलल। और यू कैन से पैरेलल फोर्स, पैरेलल टू surface, you can also say parallel to the surface and this is perpendicular to the surface। अच्छा, क्या बच्चों आपको पता है एरिया का वेक्टर किधर जाता है? एरिया का वेक्टर हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। ये कहाँ सिखाया था मैंने? चैप्टर नंबर 7 में सिखाया था। A क्रॉस B will gives the area, क्या देता है? एरिया। इसीलिए वो एरिया का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। इसी एरिया का वेक्टर सरफेस को हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। याद रख लेना या तो लिख लेना। सरफेस एरिया होगा तो उसका वेक्टर कहाँ होगा? दिख रहा है ना? परपेंडिकुलर ही होगा।
क्योंकि 7th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर किधर डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? इधर जो एरिया होगा वो एरिया पैरेलल, उसका वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे जो एरिया है उसका वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ नॉलेज। बोलो याद रहा कि नहीं? मैसेज करो। लॉन्गिट्यूडिनल का इक्वेशन डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई स्ट्रेन शियर हो तो एप्सिलॉन एस इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। ये याद रखने के लिए डायग्राम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बट फोर्स इज टेंजेंशियल। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया। लास्ट वाली बात कर लेते हैं। किसी लिक्विड में बच्चों आपने, किसी लिक्विड में आपने कोई चीज डाली तो क्या हुआ? किसी लिक्विड में बच्चों आपने कोई चीज डाली तो क्या हुआ? मान लो आप अपने आप को ही सोच लो, आप गए स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में, और जब आप पानी के अंदर कूदे और आपने करा नाक बंद, मुंह बंद किया और थोड़ी देर पानी में रहे, अंदर रहे, तो उस टाइम आपके चारों ओर कौन था? पानी। पानी क्या लगाएगा? फोर्स। कहाँ लगाएगा? पूरी बॉडी पे। बॉडी को किस डायरेक्शन में लगाएगा? तो मान लो मेरी यहाँ पे अगर बॉडी, इस बॉडी की बात करें, यहाँ पे तो ऊपर पानी है, तो पानी इधर फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया? मान लो ये तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एकदम इजी इक्वेशन है बच्चों, खाली कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको फील करवा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन और आंसर देना एकदम इजी होता है। ये एक बॉडी है, इसका वॉल्यूम भी है, इसको लिक्विड में डाला तो हर डायरेक्शन में क्या लगा? फोर्स लगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बच्चों इसका वॉल्यूम घट गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। कितना घटा? तो मान लेते हैं डेल्टा वी घटा, पहले वी था, डेल्टा वी घट के वी माइनस डेल्टा वी हो गया। बस खत्म। अब क्या करना है? क्या करना है? आपको स्ट्रेन लिखनी है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं, डिनोट करेंगे एप्सिलॉन वी से, और एप्सिलॉन वी लिखेंगे चेंज अपॉन ओरिजिनल। अरे हाँ के ना बच्चों, आ गया। इसमें क्या तीर मारना था? क्या बच्चों फील हो रहा है? अरे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या थी? अरे डेल्टा एल बाई एल था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? डेल्टा वी बाई वी है। सिर्फ याद बीच वाला रखना है, शियर क्या थी? डेल्टा एक्स बाई एल, दैट इज थीटा, और वी कैन से tan थीटा। बोलो आ गया? बोलो क्या मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? फील हो रहा है? यस बिल्कुल बिल्कुल यस। अच्छा सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी तो बता दो, सिग्मा वी भी तो बता दो क्या होगा। ये तो समझ में आया कि जब सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, देन उसका एक वॉल्यूम चेंज हुआ, हर डायरेक्शन में लग रहा है। आप इसको बाहर लेके आओगे तो आप इस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ऐसा होता है, अगर सॉलिड आप लिक्विड में डालते हैं तो ऐसा होता है। तो रिस्टोर भी करता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, तो स्ट्रेस भी आएगी। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कुछ भी नहीं। पर इसको हम बोलेंगे बच्चों P, और P का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेशर। क्योंकि जब किसी बॉडी पे हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लग रहा है,
तो तब उस बॉडी को किस चीज का एहसास हो रहा है? प्रेशर। क्या एहसास हो रहा है? प्रेशर। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, पूरा का पूरा समझ में आ गया। यस, बढ़िया से। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हमने पहले लॉन्गिट्यूडनल की बात की, फिर शियर की बात करें, फिर वॉल्यूम की बात की। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेन। यहाँ पे सिग्मा एल फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, सिग्मा एस फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपॉन एरिया, sigma v force upon area, but we can call it pressure. Okay, now strain epsilon l delta l by l, epsilon s that is theta, that is delta x by l, and the final one epsilon v is equals to delta v by। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे माइनस लेना चाहिए था। बच्चों, स्ट्रेन इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो माइनस नहीं लिया मैंने मोड ले लिया। आप ऐसा मान लेना कि यहाँ पे प्लस लेना है, ठीक है? मोड ले लिया इसलिए प्लस। ये चार्ट क्लियर? पूरा चार्ट क्लियर? सारे इक्वेशन एक ही जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ एक याद रखना है, ये वाला, इसका डायग्राम से ही। बाकी तो सब कॉमन लॉजिक है। देखो कॉमन समझ में आ रहा है? ये देखो कॉमन लॉजिक है, सिर्फ ये थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है, इसलिए इसको हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों। बोलो समझ में आया? हाँ कि ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done? Okay. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक मैं करवाता हूँ, दैट इज फॉर जेईई एंड नीट। ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से समझना है आपको। भाई, एक सिलेंडर हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं मेरे बच्चों? एक सिलेंडर हम ले रहे हैं। थोड़ा फील करना पड़ेगा, बढ़िया। ठीक है? अच्छा, ये यहां पे फिक्स है बच्चों, नीचे क्या है? फिक्स किया हुआ है, बिल्कुल। ठीक है? या ऊपर फिक्स कर दो, कहीं एक जगह आपको फिक्स करना है। अगर आप ऊपर फिक्स करना चाहते हो तो ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिक्स है, घूम नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है K, ये सेंटर है और ये रेडियस हो गई आगे ना। यस और नो? क्या मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? क्लियर के नहीं? तो बच्चों समझ में आ रहा है? यस। अब हम इधर इसको फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो ये नीचे से घूमता है, यहाँ पे आ गया, मान लो बी पे आ गया, ये पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट आ गया ए डैश पे। कहाँ गया? ए डैश पे। ठीक है? ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना, ये पॉइंट मैं मिला रहा हूं यहाँ पे पूरा। अब ये आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखना है, समझना है। यानी
पहले ये यहीं था एक ही लाइन में, फिर आपने ऐसे घुमाया तो यहाँ तो फिक्स है, इसलिए ये इतना चेंज हो गया। समझ में आया? इसकी जो लेंथ है मान लो l है और रेडियस कितनी है r है। मान लो ये चेंज हुआ थीटा और ये चेंज हुआ फाई। ये कितना हुआ? चेंज हुआ फाई और ये हुआ थीटा। समझ में आया? तो आपको एक इक्वेशन ये पता है भाई, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पे जब देखोगे आप तो आपको थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? आर्क क्या है? ए डैश, और रेडियस कितनी है यहां पे? स्मॉल आर। सिमिलरली यहां पे पाई क्या लिखा जाएगा बच्चों? पाई देखो, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क तो वही है ए डैश, और रेडियस क्या हो जाएगी? एल। क्योंकि देखो यहां पे इसकी ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? एल, तो रेडियस हो गई एल। तो इन दोनों को आप रिलेट करो, इन दोनों का आप रिलेट करो तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? आर इंटू थीटा अपॉन एल। यस और नो? आर इंटू थीटा अपॉन एल, यस और नो? समझ में आ रहा है बच्चों? यस। यानी इस तरह से भी आपको स्ट्रेन निकालनी पड़ सकती है बच्चों। समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या करा, ए डैश की जगह क्या लिख दिया? आर इंटू थीटा। तो ये दोनों एंगल के बीच का रिलेशन मिल गया, दोनों एंगल के बीच का रिलेशन मिल गया। अब उसका लॉजिक भी आप समझ लो। अब लॉजिक भी बता देता हूं। इधर देखो, अरीठा याद आ रहा है? आर फिजिकल रेडियस इनटू एंगल, जिसको हमने अरीठा बोला तो थीटा खत्म। तो आर्क दोनों में सेम है, तो थीटा इंटू आर और आर इंटू थीटा इज इक्वल टू, हाँ के ना? हाँ के ना? यस और नो? आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा इज इक्वल टू एल इंटू पाई। ये अगर आप रखना चाहो याद तो कोई बात नहीं है, बड़ी समझ में आया? रेडियस इंटू एंगल इज इक्वल टू आर, रेडियस एल इंटू एंगल इज इक्वल टू आर। आर दोनों में सेम है। दिस इज द सिमिलैरिटी, दिस इज द सिमिलैरिटी। पता चला बच्चों? रिपीट करने का मैसेज आ रहा है कि सर इसको एक बार रिपीट करो। तो इसमें हम बोल सकते हैं इसको टॉर्जनल स्ट्रेन। हम टॉर्जनल स्ट्रेन दे रही है, इसको फिर घुमा के जो स्ट्रेन आ रही है, ये चेंज जो आ रहा है, ये चेंज को फाइंड करने के लिए हम दो एंगल ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला। दोनों एंगल में बच्चों आर्क सेम है, दोनों एंगल में क्या सेम है? आर्क। तो आर्क का इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? रेडियस इंटू एंगल। तो इस आर्क के लिए रेडियस क्या हो जाएगी? ये अगर कंसीडर करें तो आर इंटू थीटा हो गया, रेडियस इंटू एंगल। और उसी आर्क के लिए अगर ये थीटा लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, तो एल इंटू फाई हो गया। और दोनों का आर्क सेम है इसलिए इक्वल कर दिया। बोलो मीत समझ में आया बेटा? मीत समझ में आया? क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर। इसीलिए वो लिखा। हालांकि ये भी तो समझ में आ गया, ये और ये सेम ही है। देखो आर थीटा और फाई एल सेम ही है ना? बोलो क्लियर? ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम लगेगा सम्स में।